देश में हमारे इतना भी तंत्र हमारा मजबूत नहीं है, इतनी हमारी खुफिया एजेंसी मजबूत नहीं है कि एक व्यक्ति जो मोहम्मद साद के नाम से जाना जा रहा है और जिसको कहा जा रहा है कि उस जमात को जुटाने वाला व्यक्ति वही है, उसका मुखिया है, क्या हम उसे पकड़ने तक के लिए सक्षम नहीं? पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 3 और कितने पार्ट और हों या नहीं हों, हम तो चाहेंगे कि कोरोना खत्म हो जाए 3 मई तक। लेकिन इस बीच में आपके गृह मंत्री कहाँ हैं? गृह मंत्री पूरी तरह से अपने आप को क्वारंटाइन कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्वारंटाइन किसी ने किया है तो वो है। दूसरा, सुशील मोदी जी, जो कहते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कहते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रातों रात में। इस वक्त देश 2 तरह के संकट से जूझ रहा है। पहला कोरोना वायरस, तो दूसरा सांप्रदायिक रूपी वायरस। और ये जो वायरस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जिस तरह से भारत में काम हो रहा है कोरोना से निपटने के लिए, वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री के लोग भी मान रहे हैं और इसे सपोर्ट भी किया जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत बहुत ही अच्छे ढंग से इससे निपट पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और चीज़ है जो इन दोनों काफ़ी शुमार पर है। वो चीज़ है पॉलिटिक्स। अब कोरोना से निपटने के पहले इस पर पॉलिटिक्स भी हो रहा है और अब ये सोचा जा रहा है कि इसको सांप्रदायिकता से कैसे जोड़ा जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ चर्चाएं इस वक्त है जो मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं, वो आंकड़े कह रहे हैं। बाबा, जिस तरह से सांप्रदायिकता के रंग में रंग दिया गया है कोरोना को, और इस मुद्दे पर भी अब हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कितना सही है? ऋचा, सबसे पहले तो बहुत दुख होता है ये जान करके कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश की जो पहचान है वो सर्वधर्म समभाव की है। इस देश में हर धर्म को बराबर समझा जाता है, हर धर्म के लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं और इसमें सभी धर्मों को फलने फूलने का, प्रचार करने का, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के साथ जीने और रहने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। इतने बड़े वैश्विक संकट के समय में भी जब हमारे देश की चर्चा कोरोना से लड़ने के साथ साथ अच्छे नोट पे होती है कि भारत ने कोरोना पर को परास्त करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, जिसकी सराहना दुनिया में होती है। हमारे यहाँ से दवाइयाँ तक अन्य देशों को भेजी जाती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ये बातें पता चलें कि इस कोरोना को भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के रंग में रंगा जाने लगा है, तो निश्चित रूप से दुख तो जरूर होता है। और ख़ास करके दुख तब होता है जब हमारे देश को पूरी तरह से सेकुलर कंट्री माना जाता है। बहुत सारे दल हैं, अपने अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ वो अपनी राजनीति करते हैं, चुनाव में उतरते हैं। इसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सत्ता में बनने के लिए, सत्ता बनाने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए आइडियोलॉजी को त्याग करके वो अपने एकजुट होकर के और एक नेक्सस बनाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से अपने संविधान को मानते हैं और संविधान से इतर हम एक बात भी नहीं करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में यदि सांप्रदायिकता की बात होती हो, किसी खास व्यक्ति किस जमात में, किस धर्म में, किस संप्रदाय में अच्छे और बुरे लोग नहीं हैं। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में जो एक संत की हत्या हुई, साधु की हत्या हुई, दौड़ा दौड़ा के पीट पीट के मारा गया, क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। लेकिन चर्चाएं उसकी भी जम के हो रही हैं। दूसरी तरफ कोरोना निश्चित रूप से महामारी है, बड़ा संकट है। सरकार को लोग चुन करके क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि सरकार जनता को सुरक्षित, समृद्ध और राष्ट्र की उन्नति में काम करे। अब कोरोना संकट के समय में यह आपको कब पता चला कि तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैला रहे हैं, जो लोग संक्रमित होकर के आ रहे हैं? हम बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार के संदर्भ में जो लोगों की लिस्ट आ रही है उनमें से कितने लोग मुसलमान हैं जो संक्रमित हैं। हालांकि खबर हमने भी सबसे पहले दिखाया था कि एक मस्जिद में कुछ लोग छिपे हुए थे, तो खबर हमने भी दिखलाया था कि लोग छिपे हुए हैं, इन्हें देखा जाए ये क्या संक्रमित हैं। ये काम जो था वो सरकार का था, एजेंसीज का था जो सुरक्षा के मानकों को देखती हैं। दिल्ली में मरकज का होता है, वहाँ जमात के लोग जुटते हैं, वहाँ मीटिंग होती है और उसके बाद से हंगामा शुरू हो जाता है।
एक देश में हमारे इतना भी तंत्र हमारा मजबूत नहीं है, इतनी हमारी खुफिया एजेंसी मजबूत नहीं है कि एक व्यक्ति जो मोहम्मद साद के नाम से जाना जा रहा है और जिसको कहा जा रहा है कि उस जमात को जुटाने वाला व्यक्ति वही है, उसका मुखिया है, क्या हम उसे पकड़ने तक के लिए सक्षम नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, अभी लॉकडाउन का वक्त है, अभी सब कुछ बंद है बाबा। इस स्थिति में भी अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो इससे ज्यादा बुरी बातें क्या हो सकती है? बिल्कुल ऋचा, लगातार हम 2-3 दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने देश की जो आत्मा है उसे खोते जा रहे हैं। पहली आत्मा तो हमारी संवेदना थी, जिस तरह से बिहार के करता धरता, बिहार के मुखिया और बिहार के सत्ता पर काबिज लोगों की रुदन क्रंदन और समस्याओं को सुनने के लिए अपनी कान पे पट्टी बांध चुके हैं। कान पे पट्टी का मतलब यह है कि मोबाइल बंद कर चुके हैं, जिसका हमने सत्य शोध भी किया है। आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख सकते हैं। फोन उठाने वालों लोगों की संख्या बिल्कुल नगण्य के बराबर है। अगर 39 लोगों में से मात्र 3 या 4 लोग हमसे बात करते हैं तो इसका मतलब नगण्य ही उसको माना बिल्कुल। और ये झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उसका हमने तो पूरा उसको दिखाई दिया लाइव। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी को एक सेकुलर छवि का नेता माना जाता था। बिहार में जैसे ही चर्चा हुई, हाँ एक बात इसमें मैं कहूँगा कि जैसे ही बिहार में पता चला कि 80 से 90 लोग हैं जो तबलीगी जमात से बिहार वापस आए हैं, नीतीश कुमार जी की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। प्रशासन हालांकि उन लोगों की तलाश शुरू कर रहा था। प्रशासन लगातार कह रहा है कि आप अगर अपने आप को किसी तरह का परेशानी झेल रहे हैं या आप में कहीं लक्षण है तो आप आगे आके चेक कराएं। उसके बाद जो दूसरी खबर आई कि बिहार शरीफ में 600 लोग जमात में शामिल थे तो मामला और थोड़ा पेचीदा होने लगा। लेकिन वो 600 लोग कहाँ हैं? सरकार और तंत्र क्यों नहीं खोज रही है? मैंने पहले ही कहा है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली है और दिल्ली में ये जमात की बैठक होती है, मीटिंग होती है, वहाँ से लोग निकलते हैं और दुनिया भर में फैलते हैं या देश भर में फैलते हैं। तो फिर तंत्र हमारा कहाँ था? एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी जी बाहर निकल करके आए हैं और मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा आप पूरे समाज को नहीं दे सकते हैं। आप समझ सकती हैं कि वो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। वो नहीं बोलते हुए भी बोल रहे हैं। इतने दिनों तक चुप्पी के बाद आखिर वो क्यों वो बोल रहे हैं? क्योंकि अब ये वक्त जो है पिछले 10-15 दिनों से, एक जो 20 दिनों से लगातार जो एक चर्चा छिड़ी हुई थी, जिस चर्चा को कहीं ना कहीं विराम देना था, इसलिए शायद वो बाहर आए हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि ईद शुरू होने वाली है, रोजा शुरू होने वाला है और इसको लेकर के अब निश्चित रूप से मामला थोड़ा सा पैनिक होने जा रहा है। खास वर्ग 1 महीने तक रोजा रखता है और उसके बाद ईद मनाता है। ऐसी स्थिति में मुख्तार अब्बास नकवी का बाहर आना निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश जरूर दे रहा है। इन संदेश के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस महत्वपूर्ण बात को मैं बता दूं कि लगातार विपक्ष इस बात को लेकर के अब हमला कर रहा है कि नीतीश कुमार जी आप बताइए कि आप इस पर क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि शक्ति सिंह यादव हों या फिर माधव आनंद हों या फिर आप अगर बात करें पप्पू यादव की, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार जी आप क्यों सांप्रदायिकता के साथ चल रहे हैं। उन पर तो कई आरोप लगे हैं नीतीश कुमार जी पर कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे आइडियोलॉजी को वो लगाने में, अपनाने में और उसको अमल करने में लगे हुए हैं। और इस बात से भी वो झुठला नहीं सकते, क्योंकि ये कह सकते हैं कि मैंने तो चुप्पी साध रखी थी, लेकिन चुप्पी साधने का अर्थ हाँ ही होता है। बिल्कुल। इस बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे जो कोरोना का संक्रमण की जो बातें चली हैं उसमें नीतीश कुमार जी फ्रेम में तो हैं, पर इस फ्रेम में उनकी भूमिका कहाँ है, इस बात से भी इनकार आप नहीं कर सकते हैं। उनकी भूमिका क्या है, ये बात आपको बहुत गहराई से सोचनी होगी। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि भारत का पूरा कौम, पूरी जाति, पूरी समुदाय, पूरा देश, वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का हो, सब उनके आदेश को मानने, उनके साथ चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। हमारे 133 करोड़ लोगों में हिंदू और मुसलमान कोई भी हो, सबने बात मानी कि हमको अपने घर में रहना है और अपने आप को क्वारंटाइन रखना है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे भी मेंटेन करना है। आप भी नकाब लगा करके बैठी हैं, नकाब इसको नहीं, मास्क कह लीजिए, मास्क लगा करके आप भी बैठी हैं। और मुस्लिम समाज तो पहले से महिलाएं नकाब लगा करके घूमती हैं।
तो वो लोग इस बात को मान रहे हैं। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार जी की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दो मुद्दों पर नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। एक तो मजदूर जो लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार लोग उसका अपनी बातें समस्याएं बता रहे हैं, उस पर सरकार चुप है। सरकार सिर्फ यही कह रही है कि जहां हैं वहीं रहें और आपको सरकार सुविधाएं पहुंचाएंगी। बिल्कुल। और हालांकि बाबा मीटिंग्स हर दिन हो रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, सीएम नीतीश के नेतृत्व में। कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई, फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन फैसले जो लिए जा रहे हैं वो घिसा पिटा लग रहा है। जैसे आज उन्होंने कहा कि जो सैनिटाइजेशन हो रहा है उसका दायरा बढ़ाएंगे, डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग हो रही है उसका दायरा बढ़ाएंगे, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है शायद वो कहीं ना कहीं उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। ऋचा, हमने एक खबर दिखाई थी, कल हमने एक खबर दिखाई थी, उस खबर में आपने देखा होगा और खास करके भारत की जनता और बिहार की जनता बहुत मजबूती से, बहुत बारीकी से भारत लाइव की खबरों को देखती है। हमने स्पष्ट तौर पे बताया था कि हमारे पास संसाधन नहीं थे। हमने एक बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ जो हैं उनकी भी बातें रखी थी, जो दुनिया उन्हें सबसे बड़ा आर्थिक विशेषज्ञ मानती है। खैर, वो सब बातें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी निश्चित रूप से सबको चिंतित किए हुए है। बिल्कुल। और बाबा एक और बात मैं आपको बताऊंगी, आश्चर्य होगा ये जानकर, जिस दिन हम लोग एमपी से बात कर रहे थे, हमने संजय जायसवाल जी को भी कॉल किया था जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था एक बात कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हूँ। उस वक्त सीएम नीतीश भी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो एमपी के साथ मीटिंग नहीं कर रहे होते हैं। एमपी लोग जैसे 4 लोग, संजय जायसवाल जी हो गए और 4 जो बीजेपी के बड़े लीडर में कहेंगे, वो लोग खुद अलग कर रहे हैं मीटिंग, जेडीयू वाले खुद अलग कर रहे हैं मीटिंग। तो सीएम नीतीश मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं, ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है। लोगों का कहना लगातार ये है, विपक्ष का भी कहना है और आम बिहारियों का कहना यही है कि नीतीश कुमार जी आगे उठकर के इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार जी मुखर होकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि सभी राज्य के लोग बोल रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी से वो भी अडॉप्ट कर लिए हैं कि प्रधानमंत्री हमारे कभी भी मीडिया के लोगों के सामने बाइट देने नहीं आते हैं। उन्हें जब जरूरत महसूस होती है तो वो मीडिया को अपने पास बुला लेते हैं और गिने चुने मीडिया को। आपने कभी भी प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी प्रेस वार्ता में उनको नहीं देखा होगा कि बहुत सारी मीडिया उनके पास आती है, क्योंकि मीडिया के सवालों से वो बचते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे जो कोरोना का जो सेशन चल रहा है, फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और कितने पार्ट और हो या नहीं हो, हम तो चाहेंगे कि कोरोना खत्म हो जाए 3 मई तक। लेकिन इस बीच में आपके गृह मंत्री कहाँ हैं? गृह मंत्री पूरी तरह से अपने आप को क्वारंटाइन कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्वारंटाइन किसी ने किया है तो वो है। दूसरा, सुशील मोदी जी, जो कहते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कहते कुछ हैं, होता कुछ है और करते कुछ हैं। बाबा, लगता तो ऐसे जिस तरह से गृह मंत्री जी लगातार आकर, अमित शाह लगातार बोलते रहते थे सीए को लेकर, सीएबी को लेकर, एनआरसी को लेकर, तो ऐसा लगता है कि उसका वो होमवर्क करके बैठे थे ताकि इतने दिन तक ज्ञान देना है, और आज शायद होमवर्क कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है। इन्हें ये लग रहा है कि कहीं क्या बोलूंगा, कंटेंट ही नहीं है इनके पास। शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रमुखता से ये बोल रहे थे मोटा भाई, और सामने आकर लोगों के हर बातों का जवाब दे रहे थे, तो ऐसा लगता था कि इनमें दम है, इनकी बातों में दम है। लेकिन आज वो प्रमुखता नहीं दिख रही है, आज वो बातें नहीं दिख रही है। तो अब ऐसा लगता है कि उस समय इन्होंने पूरा होमवर्क करके रखा था कि लोगों को शांत कैसे करना है, समझाना कैसे, और आज ये आपदा अचानक आ गई है तो आज इनके पास होमवर्क नहीं है। ऋचा, इन सब बातों के बीच में जो माहौल बनते चले आ रहे थे, कोरोना ने उस माहौल में थोड़ा सा इजाफा ये कर दिया कि अब जो लोग, कई लोगों ने हमें फ़ोन किया है कि बाबा ज़रा ये हमको बता दीजिए कि हमारे क्षेत्र में, खास करके मैं बताऊंगा, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है कि वो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है कि बाबा ज़रा ये बताइए कि हमारे क्षेत्र में हमारा आधार कार्ड लिया जा रहा है, हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स का नाम और उम्र सब लिखा जा रहा है, क्या ये आधार कार्ड बनाने के लिए है या फिर हमारा एनआरसी हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि लोगों में डर कितना है। इस परिस्थिति में भी लोग फ़ोन करके स्पष्ट तौर पे ये पूछ रहे हैं कि कार्ड बनवाने तक के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को समझाया कि नहीं, सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अभी वर्तमान में जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है, नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ करके कहा है कि जिनके पास कार्ड नहीं, 1 सप्ताह के अंदर उनको कार्ड, राशन कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। और इन सब बातों के बीच में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को बाहर निकल करके लोगों को संतुष्टि देनी चाहिए थी, भरोसा दिलाना चाहिए था, क्योंकि वो खुद को एक भरोसे का सिंबल मानते हैं
आगे बढ़कर के उन्हें खास वर्ग को ये समझाना चाहिए था कि आपके साथ कोई अन्याय हम नहीं होने देंगे। कारण कि 2017 के बाद जिस तरह से नीतीश जी ने अपना पाला बदला है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लोगों को पता नहीं क्यों नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं हो रहा है। खास करके विपक्ष जब लगातार उंगली उठा रहा है तब तो नीतीश जी को निकल कर बाहर बोलना चाहिए था। इन सब के बीच में आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अब ईद का मौसम आ गया है, ईद का मौका आ गया है। ईद के नमाज के साथ साथ लोग जब रोज़ा रखें तो साथ साथ दुआ करें कि कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में किसी खास व्यक्ति के चलते उस पूरे समाज को आप दोषी नहीं बना सकते। ये बात उन्होंने सबसे आगे कही है और इन्हीं सब बातों को नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में दो बातें बहुत जरूरी थी। एक बात तो खास करके अल्पसंख्यक समाज को भरोसा दिलाना कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको किसी तरह का समस्या नहीं होने दूंगा, और दूसरा उन प्रवासी मजदूरों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ, प्रवासी कामगारों के साथ जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए था कि अगर राज्य सरकार आपके पास नहीं कर रही है तो आप हमारे पास, जैसे हम वीडियो मंगा रहे हैं, हम उनकी समस्या सुन रहे हैं, उन्हें समस्या सुननी चाहिए थी और लोगों को वहां भेज करके लोगों तक खाना और दाना पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल बाबा, एटलीस्ट कॉल जो रिकॉर्डिंग कॉल होता है जो बाढ़ के समय हमें देखने को मिला था, सुनने को मिला था, सबके पास, एक एक आदमी के पास कॉल रिकॉर्डिंग था वो, और नीतीश जी बात कर रहे थे। ऋचा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के समय में SMS आपके भी मोबाइल पे आते होंगे और इस देश की कोई भी ऐसी जनता नहीं है जो मोबाइल का यूज करती है उनके मोबाइल पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश नहीं जाता होगा। संदेश इसलिए देते हैं कि मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूं। क्या वो संदेश अब नहीं जा सकता था? क्या उन लोगों का नंबर अब इनके पास नहीं है? एक डाटा तो आपके पास जरूर है नीतीश जी, कि सभी लोगों का मोबाइल नंबर आपके पास जरूर है जिसके माध्यम से आप अपने चुनावी प्रचार कर रहे थे। क्या वो माध्यम आपका खत्म हो गया? आज भी आप मोबाइल उठाइए तो 3 घंटा सुनना पड़ता है, हमें कई बार हमें सुनना पड़ता है जब तक कोई फोन नहीं उठाता है। तो आप कोरोना की चर्चा सुनिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, हाथें सैनिटाइज कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। क्या यही बातें नहीं कही जा सकती थी कि एक मैकेनिज्म ऐसा नहीं डेवलप किया जा सकता था कि मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूँ, आपको कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप हमें SMS कर दें, आपके तक राशन पहुँच जाएगा, अपने घर का पता दे दीजिए हमको। कई लोगों ने हमें फ़ोन किया है कि मैं तो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा हूं, मेरे 4 बच्चे हैं। आज भी आपने देखा होगा, कल भी देखा होगा, परसों भी देखा होगा, लगातार आप देख रही हैं कि लाइव में लोग आकर के कह रहे हैं कि हमें हमारे घर पे पहुंचा दीजिए, मेरे बाल बच्चे भूखे हैं। कई लोगों को हमने नंबर लिया है और हमने कहा है कि आप उनके घर तक राशन हम पहुंचाने का व्यवस्था करते हैं। तो खैर, सांप्रदायिकता से अलग हटिए और निकल करके नीतीश कुमार जी लोगों को भरोसा जरूर दिलाइए। बिल्कुल, जिस भरोसे की बात आप करते हैं और खुद को कहते हैं कि मैं भरोसे के लायक हूँ, तो वो अब समय आ गया है कि उस भरोसे को दिखाया जाए, वो भरोसा जताया जाए ताकि लोग मिशन 2020 में भी आप पर भरोसा कर पाए। क्योंकि हालिया जो सिचुएशन है वो तो सब बखूबी जानते हैं कि क्या होने वाला है, और खासकर जिस तरह से कोरोना पर पॉलिटिक्स की जा रही है, अब इसे भी सांप्रदायिक रंग में रंगा जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। क्योंकि अभी देश इससे जूझ रहा है, अभी जो महामारी है उससे हमें लड़ना है, और ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ कि हम इस आपदा से लड़ेंगे कैसे, निपटेंगे कैसे। बहरहाल जो मुद्दा चल रहा है अभी इससे लड़ने की जरूरत है, इसे सांप्रदायिकता में लपेटने की जरूरत नहीं है। हम किस जात के हैं, हम किस आयु वर्ग के हैं, या कि हम किस धर्म के हैं, कोरोना ये नहीं देखता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि आप अपने आप को जाति धर्म के दायरे में ना रखें। आप सबसे पहले एक इंसान हैं, आपका धर्म इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। तो ये सबसे पहले अपने सोच में डाल लीजिए, और जिस दिन ये हमारे सोच में आ जाएगा, जिस बिहार की कल्पना कर रहे थे हम, वो बिहार हमारा ही होगा। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार।